Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to this orientation session for CFAP 3 Sustainability Reporting and Assurance exam that has been introduced in the Education Scheme 2025 of ICAP. आज का हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन है इसका एजेंडा क्या है? इफ आई क्विकली टेक यू थ्रू दैट एजेंडा तो आपको एक विजिबिलिटी मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इसमें कवर कर रही होंगी। सबसे पहले तो मेरा एक ब्रीफ प्रोफाइल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेकेंडली वी विल बी लुकिंग एट CFAP 3 के रीजंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस एग्जाम, और डिफरेंट क्वालिफिकेशंस ने, डिफरेंट बॉडीज ने इसको डिफरेंट तरीके से इनकॉर्पोरेट किया अपने एजुकेशन स्कीम्स के अंदर। आई कैप ने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड एग्जाम रखा, जिसकी of course एक significance है. So we will look at why the paper has been introduced. Then we will have a look at the syllabus outline. What are the areas that we're going to cover in the syllabus? ये किस किस्म का पेपर है? We are going to look at that aspect. फिर हम इंशाल्लाह ताला मॉडल पेपर को एक्सप्लोर करेंगे। ये मॉडल पेपर में के थ्रू अगर हम अंदाजा लगाना चाहें कि आई कैप इस पेपर को किस स्टाइल से टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो दैट आइडिया वी कैन गेन बेस्ड ऑन द मॉडल पेपर विच इज अवेलेबल। उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई टीचिंग स्ट्रैटेजी, हाउ आई प्लान टू गो अबाउट टीचिंग द सिलेबस। हम इसकी डिफिकल्टी लेवल पे भी थोड़ी बात करेंगे, और जो सिलेबस की लेंथ है वी गोइंग टू लुक एट दैट। और उसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस का ये कोर्स क्योंकि ऑनलाइन रन होगा, तो ऑनलाइन क्लासेस का स्केड्यूल या टाइमलाइन क्या होगी, दैट वी गोइंग टू लुक एट। और उसके अलावा जो आपकी नोट्स और एडिशनल स्टडी मटेरियल है वो किस तरीके से होगा। एंड लास्टली द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, ये इस पूरे कोर्स के अंदर हमने किस तरीके से चलना है, कितना लेंथ होगी इस कोर्स की। सो इफ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, तो वो बेसिकली क्या है? वो है आपका जो ओरिएंट इंस्ट्रक्टर्स प्रोफाइल है। जहाँ तक इंस्ट्रक्टर्स प्रोफाइल की बात है, तो इंस्ट्रक्टर्स प्रोफाइल में जैसे कि आप लोगों को मेरा नाम पता ही है, मोहम्मद बिलाल कुरैशी। And by profession, I'm a chartered accountant, fellow member of ICAP, fellow member of ACCA, with 8 gold medals and distinctions to my credit in the professional accountancy exams, which includes the advanced audit and assurance, corporate laws, and the business strategy exams of the professional accounting qualifications. उसके अलावा मेरा I'm not a full-time teacher. In fact, I'm uh, currently working for the Audit Oversight Board as secretary to the board in a regulatory capacity. और उसके अलावा इससे पहले मैंने पीडब्ल्यूसी में काम किया। मेरे आर्टिकल्स पीडब्ल्यूसी से थे, और उसके बाद आई वर्कड ओवर देयर इन द मैनेजरियल कैपेसिटी एज वेल। फिर उसके बाद फॉर मोर देन हाफ अ डेकेड आई वर्क फॉर अ फ्रेंच मल्टीनेशनल ग्रुप एनजी। तो वहां से एक बेसिकली एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा था कि ये तमाम चीजें जो सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने वहां पर बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट्स एम्ब्रेस कर लिए गए थे, और बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे थे। इनफैक्ट जो हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स हम इधर कर रहे होते थे, तो उसमें ये जो सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, गवर्नेंस एस्पेक्ट्स हैं, इनको ड्यूली कंसिडर किया जा रहा था। सो फाइनली वेयर I'll get to relate that experience by teaching this subject. अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है CFAP 3 का, दिस क्वेश्चन, द एजेंडा नंबर 2, जो कि बेसिकली कि CFAP 3 क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, या एक बड़ी हाइप है कि सस्टेनेबिलिटी आ गई, और जी बड़ी कोई यूनिक सी चीज जो है
उसके तौर पे जब हम इसको देखते हैं, तो उसके अंदर एक चीज जो हमें देखने की जरूरत है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है पूरा, ये एज अगर आपको अगर आप मजहब की नॉलेज, जो इस्लाम की नॉलेज है, उसको अप्लाई करें, तो आपको अंदाजा होगा कि ये 1400 साल पहले जो इस्लाम ने प्रिंसिपल्स दिए, ये उन्हीं की एक फैंसी वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन है। एंड इट मे अपीयर कि ये शायद कोई आपके फॉरेन वेस्टर्न वर्ल्ड से ये चीज ओरिजिनेट, शायद उस उधर से ओरिजिनेट कर रही है। बट इसकी जो सीड्स हैं, दे वर सोड मे बी 1400 ईयर्स अगो, जब ये कहा जा रहा है कि इंसान को जमीन पर एक खलीफा के तौर पर मुकर्रर किया जा रहा है। तो इसका मतलब है वो इन रिसोर्सेज का जो जमीन पर अवेलेबल हैं, तो वो उसका मालिक नहीं है, वो बल्कि उनका एक गार्जियन है। फिर वेस्टफुल स्पेंडिंग या जिया को, वो किसी भी चीज का जिया हो, किसी भी चीज की जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दीज आर प्रिंसिपल्स दैट एक्चुअली कम फ्रॉम इस्लाम। तो सस्टेनेबिलिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो पूरा मॉडल है, वो इसी चीज पर उसकी जो फाउंडेशन है वो एग्जिस्ट करती है कि आपने चीजों को एक तवाजुन कायम करना है। और ये एग्जैक्टली उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी के, वो डीप रूटेड है। सो टू मी, इफ अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये वही प्रिंसिपल्स हैं। इक्वालिटी, जस्टिस, जब हम सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इक्वालिटी, जस्टिस, ये वही वाले प्रिंसिपल्स हैं जो कि अब सस्टेनेबिलिटी के नाम पर हम फॉर्मली पढ़ रहे हैं, राइट। सो ये फिलॉसफी तो इस्लाम में बहुत पहले से मौजूद है मजहब के अंदर, और नाउ वी विल गेट टू फॉर्मली अप्लाई इट, और बाकायदा उसकी समझे अकाउंटेबिलिटी का ये पेपर है। सो आई विल कीप इट सिंपल कि सस्टेनेबिलिटी की अगर आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, तो सस्टेनेबिलिटी में तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर, और गवर्नेंस इश्यूज के ऊपर। आज आप जानते हैं बिग फोर को, लेकिन आपको शायद आइडिया होगा कि इन सबसे बड़ी एक फर्म थी आर्थर एंडरसन, जिसके बारे में शायद आज लोग इतना नहीं जानते। बट व्हाट वेंट रॉन्ग, आज क्यों नहीं लोग उसको जानते, या आज उसकी एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है उस तरीके से? क्योंकि जो कुछ हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट कोलैप्सेस हुए, उसके अंदर एनरॉन, वर्ल्ड कॉम के जो कॉर्पोरेट कोलैप्सेस थे, उसके अंदर जो आपके आर्थर एंडरसन थी, वो उनके ऑडिटर्स, और ऑडिटर्स ने इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। जो अदर गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। तो आज उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं है, उसका कोई नाम लेवा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर समझ रही है कि वो चलेगी, तो वो शायद चलेगी एक सर्टेन टाइम तक, लेकिन उसके बाद सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू डाई डाउन, विच मीन्स कि हमारे लिए एनवायरमेंटली, सोशली, और एंड फ्रॉम अ गवर्नेंस परस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म उसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा जो इन तमाम प्रिंसिपल्स को एडहेयर कर रही हो, जो इन तमाम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हो और इनका ख्याल रख के चल रही है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और इसी वजह से आज आप कंपनीज की जब वेबसाइट्स ओपन करती हैं, तो वहां पर आपको सस्टेनेबिलिटी के डेडिकेटेड सेक्शंस नजर आ रहे होते हैं बाकायदा। मिसाल के तौर पे, अगर इस टाइम पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यूनिलीवर पाकिस्तान की वेबसाइट दिखाऊं, तो सब कुछ है। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी बाकायदा एक डेडिकेटेड सेक्शन है, बिकॉज देयर हैज बीन अ रियलाइजेशन अमंग्स द कंपनीज एज वेल
अमंग्स द रेगुलेटर्स, अमंग्स कंट्री लेवल के ऊपर भी, रेगुलेटरी लेवल के ऊपर भी, और कंपनी लेवल के ऊपर भी, ये एक अंडरस्टैंडिंग या कंसेंसस डेवलप होता जा रहा है कि विदाउट सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए जो सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट है, दैट इज एसेंशियल, दैट इज इम्पेरेटिव, राइट। तो उसको आपने जरूर कंसिडर करना है। अच्छा जी। नाउ इफ आई, तो आई होप सो कि आपको एक ओवरऑल मैसेज या इस सब्जेक्ट से जो चीजें हमने सीखनी है उसका एक हेलीकॉप्टर व्यू मिल गया होगा। नाउ लेट अस गो इनटू डिटेल ऑफ द सिलेबस। अच्छा, सिलेबस में जब हम जाते हैं तो आपको इसमें कुछ चीजें जो हैं वो मैं क्लियर करता जाऊं कि इस सब्जेक्ट का अगर आप टाइटल देखें तो होपफुली आपको इस सब्जेक्ट के टाइटल में ये एक विजिबिलिटी मिल रही होगी कि देयर आर टू पार्ट्स टू इट। वन इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड द अदर इज सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस। ठीक है, सो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस इस टाइम पर जो लोग पढ़ रहे हैं शायद उन्होंने नहीं कवर किया होगा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कैफ लेवल पर इंट्रोड्यूस करा दिया गया है अंडर एजुकेशन स्कीम 2025 डिफरेंट पेपर्स के अंदर, कैफ के रिपोर्टिंग के पेपर्स में भी, अश्योरेंस के पेपर्स में भी, सस्टेनेबिलिटी, और इवन जो मैनेजेरियल ये बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस का पेपर है, इन तमाम के अंदर आपका रिपोर्टिंग का जो ये सस्टेनेबिलिटी का जो एरिया है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। सस्टेनेबिलिटी, सो अगर हम देखें इसको थोड़ा सा समझे इस सब्जेक्ट के टाइटल को, तो इट हैज थ्री पार्ट्स टू इट। एक चीज है सस्टेनेबिलिटी, दूसरी चीज है सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग, और तीसरी चीज है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अश्योरेंस, जो रिपोर्टिंग हुई उसके ऊपर अश्योरेंस। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है और उसकी अश्योरेंस होती है ऑडिट की फॉर्म में, तो इसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी, जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट किया जाता है, तो सस्टेनेबिलिटी के एरिया में ऑर्गेनाइजेशन की कैसी परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्ट किया जाए और फिर उसके ऊपर अश्योरेंस दी जाए। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग, this is going to be one interesting exam in the sense that we will be covering both the reporting and the assurance aspects in one single exam। तो अगर मैं इसको थोड़ी सी एनोलॉजी क्रिएट करूं तो मैं इसको कहूंगा कि दिस इज लाइक एन अमेलगमेशन ऑफ योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग एग्जाम। अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग एग्जाम को अमेलगमेट कर दें तो ये इस तरह का पेपर है कि एक ही पेपर में आपके पास रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स जो है वो हम कवर करेंगे। So, ये सब्जेक्ट बेसिकली इफ यू लुक एट इट, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रेड्स। आपको ग्रेड ए बी सी नजर आ रही होगी। जो आपकी ग्रेड ए और बी है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मतलब मेजर इन द सेंस कि आप यहाँ से ऑन एवरेज कह सकते हैं कि 70% ऑफ द एग्जाम विल बी ड्रॉन फ्रॉम दीज टू ग्रेड्स। तो ये आपके जो रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, जो सस्टेनेबिलिटी के रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, और कुछ सीसीजी की रेगुलेशंस है। सीसीजी मतलब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। तो ये बेसिकली इन दो एरियाज को इसमें टच किया जा रहा है, एंड दिस इज फॉर तकरीबन आपके एग्जाम का 70% यहाँ से ड्रॉ होगा। तो अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादा जो पोर्शन है, ज्यादा जो वेटेज है वो रिपोर्टिंग के पार्ट। पहली ग्रेड में क्या, अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसमें प्राइमरली हम IFRS S1 प्लस जो सीसीजी की
रेगुलेशंस हैं वो कवर कर रहे होंगे, जिसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की गई है। फिर उसके बाद आपके पास जो ग्रेड बी है, दैट इज बेसिकली योर IFRS S2 प्लस SAS SASB, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो इसके अंदर कवर किए गए हैं। और यहाँ पे आपके पास कोई 12 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं जो एग्जामिनेबल है। बाय द वे 77 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इन प्लेस हैं, क्योंकि ये जो आपका ग्रेड ए में IFRS S1 है ना, दिस इज रिलेटिवली जेनेरिक इन नेचर। ये जरा जनरल नेचर का, जैसे आपका अकाउंटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और IS1 है, दे प्रोवाइड ओवरऑल जेनरिक गाइडेंस। लेकिन फिर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आपके SASB के स्टैंडर्ड्स हैं वो फर्दर IFRS S1 के साथ इंटरैक्ट करते हैं, प्रोवाइडिंग गाइडेंस के एंटिटी ने किस तरह से अपने डिस्क्लोजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो ग्रिड सी है, दैट इज बेसिकली अश्योरेंस रिलेटेड कंसिडरेशंस फॉर अराउंड 30%, फॉर अराउंड 30% ऑफ द मार्क्स। आपके एग्जाम का तकरीबन 30% इधर से टेस्ट हो रहा होगा। अश्योरेंस रिलेटेड कंसिडरेशंस के अंदर प्राइमरली हम दो एरियाज को देख रहे होंगे। एक हम इसमें जो ISSA 5000 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस, और फिर जो कोड ऑफ एथिक्स का रेलेवेंट पार्ट इसके हवाले से ऐड हुआ है, वो वाला पार्ट हम इसमें कवर कर रहे होंगे। सो ये प्राइमरली आपका ओवरऑल सिलेबस है CFAP 3 का, जिसके अंदर IFRS S1, S2 और SAS के 12 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वो हैं। और उसके अलावा आपके पास सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के ऊपर एक स्टैंडर्ड है। जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे आपके पास ये सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के ऊपर स्टैंडर्ड है। और उसके अलावा एडिशनली आपको जो कोड ऑफ एथिक्स का रेलेवेंट पार्ट है जो कि सस्टेनेबिलिटी इंगेजमेंट से परटेन करता है, वो एडिशनली कवर करना होगा। करंटली ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जिस तरह आज आपको जो बहुत पुराने टीचर्स होते हैं वो बताते हैं कि जी हमारे जमाने में तो जो IFRS थे वो आए ही नहीं थे, या बहुत थोड़े से थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से शायद आप चंद सालों बाद जब आप लोग पढ़ा रहे होंगे या तो इस तरह की चीज होगी, तो उसमें आप लोग भी बताएंगे कि जब हमने पेपर पास किया था सस्टेनेबिलिटी का, तो खाली दो स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स थे कुछ जो इंक्लूडेड थे। तो ये बेसिकली हमारा एक ओवरऑल फ्रेमवर्क है। अच्छा, जहां तक आपके सिलेबस लेंथ की बात है, तो ऑफ कोर्स ये एक लेंथी सिलेबस है और काफी सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। बट इफ यू वुड आस्क मी टू रेट द डिफिकल्टी लेवल, मैं इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं रैंक करूँ, राइट? क्योंकि अगेन यहाँ पर कुछ वो जो आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जो एक्सपर्टीज है ना, और जो आपकी एक एबिलिटी है कि आप स्टैंडर्ड्स को कितना इंटेलिजेंटली आपको यूज करना आता है, ये वहां से भी डिराइव हो रहा होगा। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एजेंडा, which is basically the analysis of the model paper. Sorry, before moving on to the analysis of the model paper, there's just one thing जो कि मैं आपको यहाँ से कनेक्ट करवा दूं कि आपके पास इधर जो की स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस हैं, उसके अंदर ये बेसिकली आपके पास ग्रेड ए में फॉल कर रहा है, ये ग्रेड ए में फॉल कर रहा है, ये बेसिकली आपके पास ग्रेड बी में फॉल कर रहा है, ये ग्रेड बी में फॉल कर रहा है, और ये आपके पास ग्रेड
सी के अंदर फॉल कर रहा है। और ये 12 इंडस्ट्रीज हैं, वो जो हमने बात की थी ना SASP स्टैंडर्ड्स, वहां पर ये बेसिकली को 12 इंडस्ट्रीज हैं जो कि हमें इनके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स कवर करें। Okay, so moving on to the fourth agenda, which is the analysis of the model paper. Uh, Model paper, what does it looks like? ये एक important चीज है कि आपको एक आइडिया हो जाए। तो मॉडल पेपर इज समथिंग लाइक दिस। टिपिकली जो 100 मार्क का एग्जाम है, 3 or 30 minutes इज द टाइम अलाउड, जिसमें 15 minutes रीडिंग टाइम है। अच्छा, सवालात अगर हम इस पेपर का क्विक एनालिसिस करें तो एग्जामिनर 6 सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मॉडल पेपर कि वो इनको टारगेट कर रहा होगा ना। इफ वी लुक एट द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, सो देयर इज दिस बिग केस स्टडी। और अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, इवेल्युएट ऑटोकोस एक्सपोजर टू ट्रांजिशन रिस्क इन द लो कार्बन इकोनॉमी सिनेरियो and discuss how this scenario could impact Autoco's financial position, recommend strategic steps to respond to risks it is exposed to, meet IFRS S2 disclosure requirements। So मैं probably identify कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई IFRS S2 से related चीजें जो हैं वो टेस्ट हो रही होंगी। सो अगेन, अब ये ट्रांजिशन रिस्क जो है या फिजिकल रिस्क, ये तमाम उसके अंदर एक्सप्लिसिटली कवर्ड है, जो IFRS S2 के अंदर। विच मीन्स कि अगर किसी ने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी स्टैंडर्ड की, और उसको नेविगेशनल एबिलिटी उसकी है, तो बड़ा कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में वो एक कंपनी के सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, और फिर साथ वो बता रहे कि मुझे IFRS S1 की लाइट में आप इसको इवेल्युएट करके दें। सो आई मीन, आपके पास एक अच्छा मार्जिन है, एक अच्छा स्कोप है, स्पेशली जब इनिशियली एक एग्जाम लॉन्च हो रहा होता है। और सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग जो कि अभी इट इज येट टू मैच्योर, राइट? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके बाद इसमें ज्यादा मेच्योरिटी आएगी। सो द फर्स्ट फ्यू एग्जाम्स are expected to touch on the relatively basic aspects. इंटरेस्टिंगली वो आपको स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस खुद बता रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप देखें, यूजिंग ISSA 5000, मतलब इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस, वहां पर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस, वहां पर वो आपसे कह रहे एक्सप्लेन व्हाट मेक्स रिपोर्टिंग क्राइटेरिया सूटेबल। सो दिस इज इफेक्टिवली समथिंग जो कि आप गेज कर सकते हैं कि इट विल बी गिवन इन द स्टैंडर्ड इटसेल्फ। तो दिस इज मोर ऑफ अ कॉपी पेस्ट एक्सरसाइज जो आपने यहाँ पर लोड करना होगा। इसी तरीके से फिर वो आपसे कह रहे हैं कि इवेल्युएट करें वेदर इकोमिक्स लिमिटेड क्राइटेरिया फॉर GHG emissions, GHG is greenhouse gases emissions, water use, worker safety disclosures are in fact suitable. So there's this criteria जो ISSA 5000 में गिवन है, और उसमें सूटेबिलिटी का जो रिपोर्टिंग क्राइटेरिया उसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज सप्लाइड इन द केस स्टडी। फिर वो आपको कह रहे हैं सजेस्ट एक्शंस that you would take as the assurance leader to address these issues. Your answer should include additional evidence or procedures needed to verify data, recommendations to management to improve data quality and disclosure as per requirements of IFRS sustainability and disclosure standards. तो यहाँ पर अब अगेन आपको अश्योरेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है, और IFRS का कॉन्सेप्ट भी जो सस्टेनेबिलिटी के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका कॉन्सेप्ट यूज करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो वो इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, जो कोड ऑफ एथिक्स है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एक 10 मार्क्स का उसने पूछ लिया। देन वो लॉ को भी टच कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कमेटी का क्या रोल है, बोर्ड कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकता है कंपनी की ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड रिस्क ओवरसाइट फ्रेमवर्क में। सो वो जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं।
फिर जो आपके ये जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उसमें उसने एक इंडस्ट्री उठाई, सैस अपैरल अपैरल एसेसरीज एंड फुटवेयर स्टैंडर्ड। अब अगर आप सिलेबस में देखें तो आपके पास ये जो कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में अपैरल एसेसरीज एंड फुटवेयर का जो स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो बेसिकली यहाँ पर वो एग्जामिन कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, एडवाइज करें ऑन द स्पेसिफिक मेट्रिक्स एंड नैरेटिव डिस्क्लोजर्स, briefly explain how this information can support investors in assessing businesses and performance. तो predominantly आपके पास एक अच्छा स्कोप है इस पेपर में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का। मतलब इफ यू वुड आस्क मी, आई वुड रैंक इट एज एन एग्जाम विद अ वेरी decent difficulty level, with a medium difficulty level at maths, or all it requires is a structured approach, ताकि आप एक स्मूथ तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड कर सकें और अपने जो एग्जाम है उसको इंशाल्लाह ताला पास कर लें। प्लस दिस इज एन एरिया जो कि इवॉल्विंग है। यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और ये एरिया कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकली इन द सेंस कि अगर जो आप एसईसीपी का नोटिफिकेशन देखें तो उसके अंदर उन्होंने इन स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई कर दी है, लेकिन फेज्ड मैनर के अंदर। ये जो सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं इनको फेज्ड मैनर में वो अप्लाई करवा रहे हैं। फेज 1 में और फेज 1 के अंदर लिस्टेड कंपनीज पे है खाली, और उसमें भी वो वाली लिस्टेड कंपनीज जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हैं, मतलब उनका एनुअल टर्नओवर ग्रेटर देन 25 मिलियन है। इन इन तीन में से एनी 2 आउट ऑफ 3 क्राइटेरिया जो कंपनीज मीट कर रही हैं, फिर उसके बाद और उन्होंने अप्लाई करना है for annual reporting periods beginning on or after July 1, 2025। सो जो पहला पीरियड एंड होगा वो 30 जून 2026 के ऊपर ये सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग करनी होगी, वो भी उन लिस्टेड कंपनीज को जो कि इन तीन में से कोई दो क्राइटेरियाज मीट करती हैं। फिर उसके बाद फेज 2 के अंदर लिस्टेड कंपनीज आएंगी जो कि इन तीन में से कोई एक दो क्राइटेरिया जो है वो मीट करती हैं, उनको ये अप्लाई करना होगा फॉर एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर July 1, 2026। और फिर फेज 3 के अंदर लिस्टेड कंपनीज अदर देन दोज जो फेज 1 2 के अंदर है, एंड नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज विच आर लाइसेंस और रजिस्टर्ड विद द कमीशन, उनको ये अप्लाई करना होगा ऑन और आफ्टर July 1, 2027। और अर्ली अडॉप्शन की तो क्योंकि स्टैंडर्ड में ऑप्शन अवेलेबल है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसकी बेसिस पर, और फिर उसके बाद जो इसकी अश्योरेंस है, अश्योरेंस के ऊपर उन्होंने क्या किया है कि सेकेंड ईयर ऑफ रिपोर्टिंग से अश्योरेंस होगी। सेकेंड ईयर ऑफ रिपोर्टिंग से इसकी बेसिकली अश्योरेंस स्टार्ट होगी। सो दिस इज एन एरिया जिधर वो समझे एक जो रेगुलेटर है, कॉर्पोरेट रेगुलेटर है, वो भी एक स्पेस दे रहा है टू यू नो टू अलाउ फॉर एम्पल टाइम, एम्पल प्रेपरेशन टाइम। अच्छा, मेरी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है इस पेपर को लेकर वो क्या होगी, तो टीचिंग स्ट्रैटेजी के हवाले से आई विल टारगेट नॉट टू ओवर कॉम्प्लिकेटेड, आई विल टारगेट टू कीप इट सिंपल। हाँ, इसमें एक स्ट्रैटेजी जो होगी वो ये होगी कि मैं आपके साथ जो रियल वर्ल्ड केस स्टडीज वो शेयर करता रहूंगा। मतलब हर महीने में कम से कम हम 1 से 2 केस स्टडीज मैं आपके साथ शेयर कर रहूंगा विच इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ रीडिंग, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इस एरिया के ऊपर डेवलप हो। और आप जब एग्जाम में जाएं, क्योंकि एग्जाम में आपने देख लिया कि तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी बेस्ड, मेजोरिटी ऑफ द पेपर इज केस स्टडी बेस्ड। तो जितना आपकी एक वाइडर रीडिंग होगी उतना आपके पास इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। आई विल एनकरेज, आई विल शेयर एडिशनल मटेरियल, ताकि उससे आप देखकर रिलेट कर लें कि आपके लिए ये हेल्पफुल किस तरह से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की जा रही है, किस तरह से मेट्रिक्स को रिपोर्ट किया जाता है।
तो वो आपको इन तमाम एरियाज में एक गाइडेंस मिल जाए। उसके अलावा एक फेज मैनर में हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, जिस तरह से वेटेजेस हैं, विच मींस के वी विल बी इन्वेस्टिंग अप्रोप्रिएट टाइम ऑन IFRS S1 S2, फिर जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, वो तमाम चीजें जो है वो कवर की जाएंगी अलोंग साइड द अश्योरेंस एस्पेक्ट, जिसके अंदर जो ISSA 5000 और जो सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। सो हर चीज एक रिक्वायर्ड डेप्थ के अंदर इंशाल्लाह कवर होगी। डिफिकल्टी लेवल और लेंथ ऑफ द सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर ली है। नाउ मूविंग ऑन टू ऑनलाइन क्लासेस स्केड्यूल। ऑनलाइन क्लासेस स्केड्यूल में हमारी जो क्लासेस हैं वो फ्राइडे और सैटरडे को स्केड्यूल्ड होंगी। फ्राइडे और सैटरडे को ये स्केड्यूल होंगी, और इसका जो टाइम है वो 7 PM ऑनवर्ड्स होगा बोथ डेज के ऊपर। और हम इन क्लासेस को इनिशियली जो टारगेट कर रहे होंगे वो 1.5 to 2 hours पे इनकी लेंथ होगी क्लासेस की, जिसके अंदर हम टॉपिक्स कवर भी कर रहे होंगे और फिर ये भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से उसको प्लान करना है। टारगेट विल बी 1.5 to 2 hours, दो आई विल ट्राई कि इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम पे रखें ताकि आपके अपने बाकी जो तमाम चीजें हैं वो भी अप्रोप्रिएटली कवर हो सके। अच्छा जी, दूसरी जो इसमें चीज है विद रिस्पेक्ट टू नोट्स एंड एडिशनल स्टडी मटेरियल। एडिशनल स्टडी मटेरियल के अंदर देखें, एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आई विल बी शेयरिंग सम एडिशनल केस स्टडीज, ताकि आपकी एक सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, राइट। एक तो जो केस स्टडीज, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज हैं, दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट फीचर। नॉट जस्ट दैट, हम रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के साथ साथ आपके साथ जो शॉर्ट नोट्स हैं, ताकि जो कुछ हम कवर कर रहे हैं वो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में आए, तो हम उसको भी कवर कर रहे होंगे। और शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर होगा, बिकॉज एज सच आई कैप की तरफ से कोई क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है। तो इट मीन्स कि हम जो भी एरियाज कवर कर रहे होंगे उसमें एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स, ताकि आपकी वो कॉन्सेप्ट्स की कवरेज भी होती जाए और आपकी एक अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस भी होती है। अच्छा, जहां तक कोर्स ड्यूरेशन का ताल्लुक है, जस्ट to clarify this, I will be preparing you for the December 2026 attempt, right? क्योंकि जो हम नंबर ऑफ क्लासेस इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो ताकि हम एक अप्रोप्रिएट कवरेज कर सकें। कवरेज तो शायद इससे भी अर्ली हो जाएगी, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, जो आपका प्रेपरेशन, जो एग्जाम, जिस ऑडियंस को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके हिसाब से, दिस इज फॉर द दिसंबर 2026 एग्जाम डाइट। ठीक हो गया जी। सो ये बेसिकली वो की एस्पेक्ट्स थे जो कि इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर मैंने आपको बताने थे। और जो क्लासेस की कमेंसमेंट डेट है वो इंशाल्लाह ताला ग्रुप में शेयर हो जाएगी वंस द ग्रुप इज क्रिएटेड। तो आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं इसके हवाले से, कोर्स के हवाले से, तो प्लीज लेट मी नो।